नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण न्यू मीडिया की इस खास पेशकश में। खास इसलिए क्योंकि दिवाली ना सही लेकिन दिवाली जैसा माहौल है जब बजट के आसपास बनता है और पटाखे ना सही मिठाइयाँ ज़रूर बटती हैं और यही हमारा मकसद है कि जब मिठाई बटे तो आप किस लिए खा रहे हैं ये आपको समझ में आ सके। और आज जिस सेक्टर की हम इस वक्त अगले आधे घंटे तक बातचीत करने जा रहे हैं वो है आपके और हमारे ख्वाबों से जुड़ा हुआ हाउसिंग सेक्टर। और इसके लिए दो बड़े ही खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं मुकेश पांडे जी जो कि सीईओ हैं rupeapaisa.com के। मुकेश जी स्वागत है आपका। थैंक यू। और वर्चुअली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुकरेजा जी जो कि सीईओ हैं होमसिफाई रियलिटी के। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। उम्मीदें बहुत सारी हैं, कई सारे पैकेजेस हैं जो ऐसा लोगों को लग रहा है कि आ सकते हैं प्रधानमंत्री की जब सदन के पटल पे पेश किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में शायद कुछ नया देखने को मिले, हो सकता है कि कई सारी डेफिनेशंस है जिनमें चेंजेस मिले, कंजम्पशन पावर को बढ़ाने के लिए टैक्स में शायद रियायत मिले और रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी मियाद छोटी करने के लिए कहीं कुछ इंसेंटिव मिल सके। ऐसी कई सारी कम से कम आकांक्षाएं बहुत सारी हैं लोगों की। क्या वो आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं या नहीं ये तो कल हमें पता लग जाएगा। और कल कहीं मत जाइएगा, जी हाँ अपनी डायरी में नोट कर लीजिए जागरण न्यू मीडिया। जी हाँ, दैनिक जागरण का और जागरण बिजनेस का ये प्लेटफॉर्म जहां पर आपके बजट संबंधी हर परेशानी को बड़े ही सरल अंदाज में आपकी भाषा में हम हल करेंगे। तो कल सुबह से शाम इधर उधर कहीं नहीं, ओनली जागरण न्यू मीडिया। तो आज हाउसिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हाउसिंग सेक्टर्स की डिमांड है क्या क्या। हमारा फोकस आज रहेगा ब्याज दरों पर, लेकिन और ब्याज दरों के बढ़ती ब्याज दरों से जो दिक्कत है उस पर हमारी नजर रहेगी और उस पर क्या किया जा सकता है इस पर हम अपने दिग्गजों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर कि वैसे उम्मीदें हैं क्या क्या और उम्मीदें में कौन सी चीजें आपको लग रही हैं जो कि खरी हो सकती हैं। नायर जी, मैं इसकी शुरुआत करूंगा। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री कोरोना से पहले अगर आप देखें तो बहुत ही एक स्लम्प फेज से गुजर रहा था जी। कोरोना के अंदर में जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करा, रेपो रेट्स को रिवाइज करा, बिल्डर्स वगैरह ने भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के रेट्स कम करे या उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करा, तो जो इस कोरोना के अंदर में जितने भी होम बायर्स हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है रेपो रेट का घटना। 6.5% पे जो हमने होम लोन दिए हैं वो आई थिंक पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है होम लोन का। अब क्योंकि इकोनॉमी बैक है, अपने बिजनेस के ऊपर में सारे बढ़ रहे हैं और मजबूरी है गवर्नमेंट की कि पिछले 6-7 महीने में उन्होंने तकरीबन 2.25% से रेपो रेट को रिवाइज किया है एक रेगुलर इंटरवल पे। बट क्या इसका माफी चाहता हूँ बीच में रुकने के लिए, क्या इसका ग्राहकों पर असर पड़ता है? क्योंकि सभी जानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म लोन है जो कि वो ले रहे हैं और रेपो रेट का उस पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है और फ्लोटिंग रेट पे जो होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या ये जो स्मॉल इवेंट्स होते हैं अगर मैं कहूँ, क्या इसका कस्टमर साइकी पे कोई असर होता है? नहीं, ज़रूर। देखो, जब हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और उसका धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ईएमआई का पोर्शन बढ़ जाता है या फिर आपकी टेन्योर बढ़ जाती है, तो वो बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा पिंच तो ज़रूर करता है। लेकिन जैसा आपने बोला कि जो होम लोन या किसी भी तरीके का आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं बैंक्स के थ्रू, तो वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे बैंक आरबीआई रेपो रेट्स या अपने लेंडिंग रेट्स में फ्लक्चुएशंस लेकर के आएगी तो बैंक की मजबूरी है उस हिसाब से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट करना। लेकिन यस, बैक ऑफ द माइंड अगर किसी ने 20 साल का लोन लिया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.25% जो बढ़ा है पिछले 8 महीनों में, उसके वजह से उनका टेन्योर 3-4 साल बढ़ सकता है। ईएमआई 10-20%, 30% से इंक्रीज हुआ है। तो वो अभी जो उनकी, आप कहूँ कि अगर एक आम आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए है जी, उसने 50,000 रुपए की ईएमआई सोची थी कि मैं दूंगा और 1 साल के अंदर अंदर वो 55,000 60,000 पे आ गया, तो वो चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी रेट ऑफ बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वो एक ज़रूर बैक ऑफ द माइंड एक हिच तो ज़रूर है। कुकरेजा जी, कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये ब्याज दरों का असर सभी पर होता है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बजट के साथ, इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन क्या एमएसएमईज को अगर मजबूत किया जाए, उनको किसी तरह की राहत दी जाए, उनको अगर एक ऐसा रोड मैप दिखाया जाए जहां पर वो इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा खुलापन लेकर आ सके, हाउसिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा हो सकता है? और क्या आपको ऐसा कुछ कल देखने को मिलेगा या आपको उम्मीद है?
देखिए, अगर आपके प्रश्न से अगर हम एकदम पॉइंट पे आने की कोशिश करें, तो जो मध्यम और निचला स्तर जो होता है, चाहे वो ग्राहक हों या फिर उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, उन पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। आप जैसे मेरे दोस्त भी बता रहे थे कि जो अफोर्डेबिलिटी होती है, वो इम्पैक्ट होती है। देखिए, आप अगर मैं अभी बाजार में निकला, घर लेना चाहता था, मेरा हिसाब किताब में 3 BHK आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये, और एकदम तब भी घर तो कोई भी ऐसे कंफर्टेबली लेता नहीं है। उसको हमेशा आई नो, हमारे माता पिता हमेशा एक चीज बोलते थे कि सोना और घर, आप जितना सोचोगे उतना आपको टाइम लगेगा, आप ले नहीं पाओगे। तो घर सब स्ट्रेच करके ही लेते हैं। उसमें भी अगर आप फिर, आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि चलो 3 BHK नहीं तो 2 BHK लेंगे, तो वो सेंटिमेंट तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। और निचले, जहाँ मैं वही बोलना चाहूंगा, जहां पर सेल राइट, अब जो लग्जरी है, जो बड़े ग्राहक हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट से, उनके लिए तो आई गई बात हो जाती है। एग्जैक्टली। और यही बात एमएसएमई में भी है। अगर आप देखिए कि जो इंडस्ट्री है, उसकी लीवरेज इस समय ऑल टाइम लो पे चल रही है। मतलब इस समय कॉर्पोरेट एकदम, क्रेडिट वर्दीनेस कॉर्पोरेट की काफी स्ट्रांग है ओवरऑल। और गवर्नमेंट को इसकी हमें जरूर देनी पड़ेगी, एक शाबाशी देनी पड़ेगी। और एनिमल स्पिरिट के लिए तैयार थी अब ये इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स, और पूरा एकदम तैयारी पूरी चल रही है इंडियन इकोनॉमी की। लेकिन उसमें जब ये आया प्रेशर, तो अब इम्पैक्ट किस पे पड़ा? अब जो छोटे उद्योग थे, जो वैसे ही प्रेशर में थे, छोटे वो चाहते थे कि अब वो भी पार्टिसिपेट करें इंडिया की ग्रोथ में। तो अब आप देखिए, अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो जरूर गवर्नमेंट को इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट। और एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ ये इंडस्ट्री लड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि वापसी जो हुई है वो जोरदार हुई है। क्या आपको लगता है कि CGT MAG जो है उसमें लिमिट को बढ़ाया जा सकता है 2 करोड़ से 5 करोड़, और उस पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है? और अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकें कि इस लिमिट के बढ़ने से या इस लिमिट के होने से क्या परेशानी है, और इसमें कैसे मददगार हो सकती है? मैं पहले CGT-MSC के बारे में बताऊं। CGT-MSC एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें MSME कंपनी, जो लघु उद्योग कंपनी है, वो अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी लिमिट की ज़रूरत को देख रहे हैं, बट कोई कोलैटरल नहीं है उनको देने के लिए, तो बैंक उनको 2 करोड़ रुपए तक की CGT-MSC लिमिट देती है विदाउट एनी कोलैटरल। उसमें एक छोटा सा CGT-MSC फी जाता है एज अ इंश्योरेंस उस लोन अमाउंट का। लेकिन 2 करोड़ जो अभी, क्योंकि अगला 10 साल इंडिया के लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखा जा रहा है, और 2 करोड़ की लिमिट कहीं ना कहीं बहुत सारे कंज्यूमर बर्स्ट कर चुके हैं, और वो ज़रूरत है, या अभी इस बजट में मे बी अनाउंस हो सकता है कि उसकी लिमिट 5 करोड़ रुपए बढ़ा दी जाए। जो 2 करोड़ है वो 5 करोड़ तक बढ़ जाए, 3, 3.5, 5 करोड़ की एक हायर कैपिंग की उम्मीद है इस बजट से। उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन क्या वो चीज़ हो सकती है जो कि हाउसिंग सेक्टर के लिए नाउम्मीदी की तरफ जा सकती है? कुकरेजा जी, कौन सी चीज़ होगी अगर वो नहीं एक लंबा गोल है गवर्नमेंट ने, जिस तरीके की पॉलिसी, जिस तरह का रोड मैप पिछले 10 सालों में दिखाया है, उसने अपनी मंशा को बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया है कि वो एक बहुत लंबी अवधि में खेलने की और तैयारी कर रही है, और फर्क डिमांड और सप्लाई में भी जैसा देखने को मिला है, वो सभी शायद सही दिशा में संकेत कर रहे हैं। लेकिन क्या कल आने वाले बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? नेगेटिव से मेरा कहने का मतलब ये है कुकरेजा जी कि बहुत ज्यादा सेक्टर होपफुल हो और वो ना आए तो सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका देखिए, हमेशा से एक विश लिस्ट तो रहती है, और वो वेट लिस्ट भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार, आप बोल रहे हैं कि आगे लंबा प्लान है, तो वेट लिस्ट वाला माहौल भी बन सकता है। बाकी ये तो मंशा तो सरकार की सही है, वो समझ में आता है इस सेक्टर के लिए। और उम्मीद तो यही है कि वो कंटिन्यू रखेंगे उस जर्नी को, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको ब्रेक देने देंगे, क्योंकि कोई रीजन बनता नहीं है। जी। अब हाउसिंग सेक्टर ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, डिमांड स्ट्रांग है, और इतना बड़ा एम्प्लॉयर है, तो जरूर सरकार चाहेगी कि उसको इनेबल करती रहे। तो कुछ चीजें जो जैसे अभी जो लिमिट्स की बात है कि आप जो वेवर मिलता है आपको, वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर बढ़ने की उम्मीद है, अगर वो नहीं बढ़े तो इम्पैक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत फर्क पड़ता है रियल एस्टेट को, देखिए कनेक्टिविटी बढ़ती है, और ये सब अगर इसमें कुछ
ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई तो फर्क पड़ सकता है। ये सब चीजें हैं। और जैसे जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, उनको कुछ रियायतें मिली थी पिछले कुछ सालों में, वो अगर एक्सटेंड ना हो या फिर उनकी लिमिट ना बढ़ाई जाए। खासकर देखिए, जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना और इस जैसी स्कीम्स हैं, उसमें क्या है कि जो बड़े शहरों में अफोर्डेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा है। तो मतलब ज्यादा है, मतलब जो घर है महंगे हैं, तो वहां पर आपको फायदा मिल नहीं पाता है। अगर आप एक लोअर इनकम ग्रुप में भी हैं तो भी आपको। सो आई थिंक ये सब उम्मीदें जरूर इस समय जरूरत बन चुकी हैं। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद है, ये सेक्टर की जरूरत बन चुकी है कि सेक्टर कंटिन्यू करे, आगे बढ़े। ये सिर्फ शुरुआत भर थी कि सेक्टर अच्छा कर रहा था, लेकिन अगर उसको आगे और बढ़ाना है तो और सपोर्ट देनी पड़ेगी। कंडीशनल कैश ट्रांसफर, ऐसी भी संभावनाएं लगाई जा रही है कि इस बजट में कंडीशनल कैश ट्रांसफर को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। हाउ बेनिफिशियल दैट वुड बी एंड हाउ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को समझा सकें। जो कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है वो कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। बेसिकली एक लिमिट सेट करी जा रही है, 10 लाख रुपए तक की साल में आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो पैन नंबर का देना या उसके इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूरी डिटेल्ड अभी कंफर्मेशन अभी पूरी आई नहीं है, एक ग्लिम्स था जिसके ऊपर में डिस्कशन हुआ है। मे बी बजट के अंदर में इसको अच्छे तरीके से एलाबोरेट करें और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। आशीष जी, ये आपको रूरल बजट आता हुआ दिख रहा है या अर्बन? और अगर ये रूरल एरियाज पे केंद्रित होता हुआ बजट हुआ तो हाउसिंग सेक्टर को इससे कितना बेनिफिट मिलता दिख रहा है? देखिए, आई थिंक एक हेल्दी मिक्स चाहिए। जरूर देखिए, अर्बनाइजेशन अपने पीक पे है, तो अगर 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 अर्बन मार्केट या अर्बन इकोनॉमी को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, उसमें कोई डिस्कशन डिबेट चाहिए नहीं कि गवर्नमेंट नीचे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको इनेबल करने में पूरी पूरी कोशिश कर रही है। और एक कैसे कहते हैं, एक 360 डिग्री अप्रोच चाहती है, सबका कंट्रीब्यूशन चाहती है उसमें, जी। जो कि एक अच्छी और सही सोच इंडस्ट्री को भी लगती है। जो सुलझे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मानते हैं कि ये सही अप्रोच है। तो अब उस हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बैलेंस प्ले करना ही पड़ेगा। हाउसिंग सेक्टर के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ जैसे आपने बताया कि रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो डायरेक्ट हाउसिंग से रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर इनेबल होता है और उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अदरवाइज छोटे शहरों में और रूरल एरिया में उसको अफोर्डेबल हाउसिंग एनेबल नहीं है। करने के लिए आशीष जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंकिंग को और एनबीएफसी को थोड़ा और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, या फिर उनको थोड़ा और भरोसा देना पड़ेगा कि आप जो लगा रहे हैं वो वापस मिलेगा। और उसके लिए क्या कोई ऐसे कदम है जो कि आप शेयर करेंगे?